सर, गठबंधन क्या होता है? गठबंधन की सरकार कैसे बनती है? इस 2025 के विधानसभा चुनाव में इसकी क्या भूमिका रहने वाली है? क्या गठबंधन करना आवश्यक है? इन सभी बातों पर विस्तृत जानकारी चाहती हूँ। देखिए, एक शब्द है अलायंस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गठबंधन। गठबंधन तो अलायंस या गठबंधन क्या है? और चूँकि बिहार का चुनाव काफ़ी करीब है, तो बिहार के ही संदर्भ में हम लोग बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा समझ भी आएगा। मान लेते हैं बिहार में इस बार बहुत से चुनावी दलों ने, बहुदलीय परंपरा है अपने संविधान में, तो बहुत से चुनावी दलों ने भाग लिया। और जब चुनावी दलों ने भाग लिया तो सारे के सारे चुनावी दल अलग अलग चुनाव लड़े, और अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुई। और जब बहुमत प्राप्त नहीं होगी तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में किसी की सरकार नहीं बनेगी। अब ऐसे में अगर किसी की सरकार नहीं बन रही है, मान लेते हैं चुनाव को रद्द कराया गया और फिर दोबारा से इलेक्शन करवाया गया, और जब दोबारा इलेक्शन करवाया गया तो इस बार भी किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो बार बार इलेक्शन करवाना ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो कई दल एक साथ मिलकर, कई दलों का एक साथ आकर सरकार बनाना, सरकार का संचालन करना, ये जो व्यवस्था है, यही व्यवस्था क्या कहलाता है? गठबंधन की सरकार। ऐसे में अगर नहीं समझ पाए आप, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि इस बार जो बिहार है, बिहार में 100 सीटों पर चुनाव हुआ। 100 सीटें हैं। 100 का आंकड़ा समझना ज़्यादा आसान होगा। वैसे तो बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 243 सीटें हैं, लेकिन हम लोग 100 सीटों को लेकर समझते हैं। और इस 100 सीटों पर जो चुनावी दल हैं मुख्य रूप से, तो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा मुख्य दल कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी। फिर इसके बाद दो दल, एक जो इनके सपोर्ट में दिखाई देते हैं या इनके सपोर्ट से ये दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं जदयू, JDU, यानी जनता दल यूनाइटेड। और कांग्रेस का सपोर्ट करते हुए, आज कह सकते हैं सपोर्ट करते हुए, और कांग्रेस के सपोर्ट से अगर कोई दल है तो वो कौन? बिहार में RJD, राष्ट्रीय जनता दल। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये 4 दल हैं जो चुनावी मैदान में सक्रिय रूप से इस बार नहीं, कई बार से भाग ले रहे हैं। लेकिन अब 2 चुनावी दल एक्स फैक्टर के रूप में इस बार बिहार में अच्छे तरीके से भाग लिए, जिसमें से एक कौन है? तो बिहार में इस बार जन स्वराज नाम की एक पार्टी, और दूसरी पार्टी जिसको हम लोग कहते हैं AIMIM, लंबा चौड़ा नाम है, ऑल इंडिया पता नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वगैरह, इतनी सारी पार्टी है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ना है, और 100 सीटों पर चुनाव लड़ना है। और ये जो बिहार का विधानसभा इलेक्शन है और लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। इसमें डायरेक्ट जनता अपनी भागीदारी पेश करते हैं और अपनी सरकार चुनते हैं। तो इस चुनाव में जो जीत का तरीका है, जीत की जो परंपरा है, वो क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा आगे चलेगा उसी को जीत दर्ज दिया जाएगा। और जो बहुमत प्राप्त होगी, तो इसमें बहुमत का सिस्टम क्या है? 50% + 1।
50% प्लस 1 सीटें जिस चुनावी दल के पास है वो अपनी सरकार बनाए, अगर नहीं है तब जाकर के ऐसे में क्या होगा, गठबंधन करना पड़ेगा, मजबूरी है, करना ही होगा। और बिहार में कोई ऐसा दल नहीं है जिसको क्या प्राप्त हो जाए, बहुमत प्राप्त हो जाए अकेले अकेले, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जदयू हो, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है। कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि बिना गठबंधन किए हुए किसी की सरकार तो नहीं बन रही है। अब ऐसे में मान लिया जाए कि 100 सीटों पर चुनाव हुआ और इस 100 सीटों में सारे के सारे जो दल है, प्रत्येक दल इंडिविजुअल रूप से चुनाव लड़े, सारे के सारे दल, और प्रत्येक दल 100-100 सीट पर चुनाव लड़े। और जब 100-100 सीटों पर चुनाव लड़े तो ऐसे में मान लेते हैं जो आरजेडी है इसको 20 सीटें प्राप्त हुई और जो कांग्रेस है इसको 15 सीटें प्राप्त हुई और जो बीजेपी है इसको भी 15 सीटें प्राप्त हुई और जो जेडीयू है मान लिया जाए 25 सीटें प्राप्त होती है। तो 15, 30, 50, 75 सीटें तो आ गई। और जो 2 पार्टी है एक्स फैक्टर के रूप में, उसमें से जो जन स्वराज है, जन स्वराज को मान लिया जाए 10 सीटें आई और जो AIM इनको 6 सीटें प्राप्त होती है। और बाकी जो सीटें हैं, जितनी सीटें बच गई वो अदर को प्राप्त हो गई। अदर में लगभग 9 सीटें देख लिया जाए तो 30, 20, 50, 70, 75, 85, 91 और 9, 100। ठीक। अब साथियों ज़रा देखें आप, इन 100 सीटों में से अगर बहुमत किसी को प्राप्त होनी है, किसी की सरकार अगर बननी है, तो उनको कितनी सीटों की आवश्यकता है? उनको जो सीटों की आवश्यकता है वो 50% प्लस 1 सीटें उनको चाहिए। 50%, 100 का जो 50% होगा तो वो कितना होगा? 50 होगा। और 50% प्लस 1 का मतलब कम से कम 51 सीटें। किसी को भी सरकार बनाने के लिए कम से कम 51 सीटें आवश्यक है। और चूंकि कम से कम 51 सीटें अगर आवश्यक है तो अब ज़रा देखें आप, क्या 51 सीटें किसी को प्राप्त हो रही है? नहीं। सबने अलग अलग अपना अपना चुनाव लड़ा, सबको अपनी सरकार बनाने की पड़ी थी और सबने कोशिश करी, लेकिन इत्तेफाक से किसी को भी 50% प्लस 1 सीटें प्राप्त नहीं हुई। और जब 50% प्लस 1 सीटें प्राप्त नहीं हुई तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में 2 बातें होंगी, या तो कोई 2 पार्टी 3 पार्टी मिलकर एक साथ आकर सरकार बनाए, और अगर कोई 2 या 3 पार्टी आकर के सरकार बनाए तो ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसी जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग बोलेंगे अलायंस या गठबंधन। और दूसरी बात, अगर किसी को एक दूसरे के साथ नहीं आनी है तब क्या होगा कि आर्टिकल 356 के मुताबिक, ये हमारे संविधान में प्रावधान है कि राज्यपाल शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेंगे? राज्यपाल शासन की घोषणा करेंगे कि वहाँ पर कोई भी ऐसा दल नहीं है जो सरकार बनाने के पक्ष में है,
और इस तरह से इमरजेंसी लगाई जा रही है और फिर राज्यपाल शासन लागू रहेगा। फिर से दोबारा से चुनाव होगा और दोबारा चुनाव होगा तो इस बार कोई भी दल नहीं चाहेगा कि इतना पैसा खर्च हो। चुनाव में बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो अब बारी आती है अलायंस की। अलायंस जो होता है, गठबंधन जो होता है, ये गठबंधन दो तरीके के होता है। गठबंधन की जो प्रक्रिया है ये दो तरीके से पूरी होती है। कौन कौन? एक देखिए, गठबंधन के कितने प्रकार? दो प्रकार। एक को बोलते हैं प्री पोल अलायंस और एक को क्या बोलते हैं? पोस्ट पोल अलायंस। इसका क्या मतलब? प्री का अर्थ होता पहले, पोल का मतलब वोटिंग से पहले, मतदान से पहले, और अलायंस का मतलब होता गठबंधन। यानी ऐसा गठबंधन जो क्या होगा, मतदान से पहले ही बन जाएगा, सहमति बन जाएगी दो पार्टियों या तीन पार्टियों में कि हम लोग 100 सीटों पर जो चुनाव होनी है उन 100 सीटों में 20 सीट आप ले लो, 30 सीट मुझे दे दो, 50 सीट किसी और को दे दो और चुनाव लड़ो मिलाकर। तो ऐसे जो गठबंधन होंगे, ऐसे जो अलायंस होंगी, इसको कहा जाएगा प्री पोल अलायंस। और दूसरा जो है वो क्या है? वो पोस्ट पोल अलायंस है। पोस्ट पोल अलायंस में क्या होगा कि सभी जो दल हैं, सभी दल क्या करेंगे, अलग अलग, जैसा कि आपने देखा, अलग अलग चुनाव लड़ा। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जो सीटें हैं उन पर अपने कैंडिडेट उतारे और सब ने चुनाव लड़ी। और फिर क्या हुआ, जितनी सीटें आई उसमें से जब किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तब फिर 2 या 3 दल मिलकर एक साथ आकर के सरकार बनाई। इसको बोला जाता पोस्ट पोल अलायंस। पोस्ट पोल का मतलब, पोस्ट का मतलब बाद में और पोल का मतलब मतदान और अलायंस तो गठबंधन है। यानी ऐसा गठबंधन जो चुनाव के मतलब मतदान के बाद हो। मतदान के बाद जितनी सीटें आई उसके हिसाब से गठबंधन तैयार होना, वो कहलाता है पोस्ट पोल अलायंस। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम लोग एनडीए को देख सकते हैं। एनडीए में मुख्य रूप से 2 दल हैं। मुख्य रूप से, दल तो कई हैं, मुख्य रूप से बिहार की बात कर रहा हूँ तो मुख्य रूप से यहाँ पे 2 दल हैं। एक तो कौन है? बीजेपी, और फिर कौन है? बीजेपी और फिर कौन है? तो जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। और बीजेपी जनता दल यूनाइटेड, इनका जो अलायंस हुआ कुछ हद तक कुछ सीटों पर प्री पोल था, जबकि कुछ सीटों पर जो अलायंस था वो पोस्ट पोल था। और जो एनडीए है, एनडीए का जो गठबंधन है, एनडीए में जदयू और बीजेपी ये दोनों शामिल है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हालांकि इसमें और भी दल हैं लेकिन सक्रिय रूप से कौन कौन है तो बीजेपी और जदयू। बीजेपी और जदयू दोनों अपने अपने कैंडिडेट प्रत्येक सीटों पर उतारा और चुनाव जीतने के बाद फिर दोनों में सहमति बनी कि ना, हम लोग को अलग अलग जाने से फ़ायदा नहीं है। ऐसे में फिर क्या हुआ, अलायंस हुआ। तो इस अलायंस को क्या कहा गया? पोस्ट पोल अलायंस। इस बात का ख्याल रखेंगे। और जो अलायंस है, इस अलायंस में जो आपने प्रश्न किया, आपने प्रश्न पूछा कि एक्स फैक्टर के रूप में कौन किस तरह के दल कार्य करते हैं। देखिए, इस बात को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो डाटा है इसको क्लियरली समझते हुए चलते हैं। जैसे मान लेते हैं 100 सीटें हैं। इन 100 सीटों में
30 सीटें जो अलायंस है महागठबंधन जिसको कहते हैं, महागठबंधन, और महागठबंधन ये किसका किसका अलायंस है? तो ये महागठबंधन का जो अलायंस है, ये अलायंस है आपके आरजेडी और साथ ही साथ कांग्रेस। मैं बार बार कह रहा हूँ कि और भी दल हैं, लेकिन चूंकि मुख्य दल यही है तो इन्हीं के नाम से ये गठबंधन जाना जाता है। दूसरा जो दल है, उस दल को मान लेते हैं 40 सीटें प्राप्त हुई, और वो दल क्या है? एनडीए। मतलब वो जो गठबंधन है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और इसमें कौन कौन है? तो इसमें है बीजेपी और जदयू, जेडीयू मुख्य रूप से, और भी दल है, हम हैं, उसके बाद कई दल है जिसमें चिराग पासवान के भी दल हैं, पार्टी हैं। अब 30 सीटें महागठबंधन को प्राप्त हुई और 40 सीटें एनडीए को प्राप्त हुई। यहाँ पर जो अहम हो जाता है, अहम रोल हो जाता है, वो रोल होता किसका है? तो वो रोल जो होता है वो हो जाता है आपका अन्य दल का। अब अन्य जो स्वतंत्र दल है, इस बार सक्रिय रूप से बिहार में, मैंने पहले ही बताया आपको, 2 दल, और उन 2 दल का नाम क्या है? तो एक है जनसुराज और दूसरे का नाम है AIMIM। कुल सीटें बची कितनी? 30 सीटें। 30 सीटों में 10 सीटें मान लेते हैं ये अदर को आ गई। अदर में निर्दलीय है या फिर कुछ स्वतंत्र दल जो किसी गठबंधन में शामिल ना होकर अपनी ही दल के माध्यम से चुनाव लड़ कर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ऐसे में 10 सीटें अदर में चली गई। अब बचे कितने सीटें? 20 सीटें। 20 सीट में से 11 सीटें मान लेते हैं जनसुराज को आ गई। मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा सीटें दे दी, खैर जो भी हो, 11 सीटें जनसुराज को आ गई और 9 सीटें AIMIM को आई। अब ज़रा देखिए, सरकार बनाने के लिए सीटों की संख्या कितनी चाहिए? 51। लेकिन किसी के पास 30 है तो किसी के पास 40 है, 51 किसी के पास तो है ही नहीं। अब जो जनसुराज है और जो AIMIM की जो पार्टी है, ये दोनों चाहे तो सत्ता को पलट सकती है। इतनी सीट लाने के बावजूद ये दोनों मजबूर हैं कि आज ये दोनों जो कहे, इन दोनों बड़े गठबंधन को, दोनों बड़े अलायंस को मानना पड़ेगा। अगर जनसुराज के कोई जो नेता हैं वो अगर चाहे कि मुझे क्या करना है, मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, सीटें 11 है, अगर आप नहीं बनाएंगे, मान लीजिए एनडीए को कह दिया कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, अगर आपको मंजूर है तो ठीक, नहीं तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन इसके बावजूद गठबंधन को, जो महागठबंधन है, उसको उनको बहुमत नहीं प्राप्त हो रही है, चूँकि 30 सीटें और 11 सीटें, कितनी सीटें प्राप्त हुई कुल मिलाकर? 41 सीटें। अब जो 41 सीटें हैं, चाहिए कितनी? 51 सीटें। तो इनको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। 9 सीटें तो वहाँ है नहीं, 10 सीटें तो यहाँ है, 9 सीटें यहाँ है। अब मजबूर होकर, ना चाहते हुए क्या करना है, इनके पास जाना है
और कहना है कि मुझे समर्थन दे दिया जाए, जबकि ऐसा होगा नहीं। मान लेते एक पल के लिए, ये संभव नहीं है कि कांग्रेस और AIM एक साथ आए। तो अब कितनी सीटें हो रही है? जनस्वराज प्लस तो 30, 10, 40, 41 और 9, 50। तब भी इनकी सरकार नहीं बन रही है। अब CM कौन होगा, ये बात तो बात की बात है, लेकिन गठबंधन बनाने के बावजूद, महागठबंधन प्लस गठबंधन बनाने के बावजूद यहाँ पे सरकार नहीं बन पा रही है। तो अब ऐसे में जो एक्स फैक्टर के रूप में काम आते हैं, एक्स फैक्टर तो पहले तौर पर ये दोनों हैं, लेकिन 1-2 सीटें लेकर आराम से बैठे हुए हैं कि अगर मुझे मंत्री बनाया गया तो ठीक, कोई मंत्री ना सही जेल मंत्री ही बना दो, नहीं बनाओगे जेल मंत्री तो मैं सरकार गिरा दूंगा। सरकार गिराने की ताकत ये रखते हैं, क्योंकि 40 सीटें इनके साथ है, 10 सीटें इनके साथ। अगर ये 10 के 10 सीट इनके पक्ष में आ जाता तब भी इनकी सरकार नहीं बन रही है। और ये अदर में जो 10 सीटें हैं, इनको अगर ना ले तो इनकी सरकार नहीं बन रही है। तो ऐसे में फिर क्या होगा? साथ आए तो ठीक, ना आए तो फिर क्या हो जाएगा? 356 के तहत राज्यपाल का शासन लागू हो जाएगा, या इनमें से अगर कोई एक या 2 लोग ये कह दे कि मुझे मंत्री बनना है, और अगर मंत्री बना दिया आपने तो मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा सरकार में, इस दल में नहीं, दल में अगर शामिल हो गया तो फिर तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और सदस्यता समाप्त होने का मतलब क्या है कि उसमें दोबारा सिलेक्शन होगा। ध्यान रहे, इस बात पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। समर्थन देने का मतलब है कि मैं आपकी सरकार में शामिल हूँ। गाना सुना ना, साजिश में शामिल, तो यहाँ पे वो है साजिश में शामिल नहीं, सरकार में शामिल। 2 सीटें ऐसी थी, 2 लोग ऐसे थे जो इस गठबंधन में शामिल हुए, और शामिल होने के बाद महागठबंधन की सरकार बनी। लेकिन बस ये गठबंधन को समझने का एक उदाहरण था, इसकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बिहार में कुल 243 सीटें हैं, और उस 243 सीटों में बहुत बड़ा खेल होना है, और उस खेल को लेकर के वो टॉस उछाला जा रहा है। उसके बाद बॉलिंग बैटिंग सब हो रहा है, फील्डिंग लग रही है। अब तो बिहार का ट्रॉफी, CM का जो ट्रॉफी है वो किसके हाथ में होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल जो भी हो,